मजबूत मुकदमे की शुरुआत अदालत से नहीं बल्कि सही तैयारी से होती है। अदालत में वही मुकदमा मजबूत होता है जिसकी तैयारी मुकदमा दायर करने से पहले पूरी ईमानदारी, सटीकता और कानूनी समझ के साथ की गई हो। अनुपम भट्ट और आप देख रहे हैं कानून की बात अनुपम के साथ। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि सिविल सूट इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। अनुपम, सिविल वाद की सफलता केवल अच्छे तर्कों पर निर्भर नहीं करती बल्कि उसकी प्रारंभिक तैयारी पर भी निर्भर करती है। यदि वाद दायर करने से पहले सभी आवश्यक तथ्यों, दस्तावेजों, अधिकारिता, परिसीमा तथा मांगी जाने वाली राहत का सही परीक्षण कर लिया जाए तो मुकदमे की सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि सिविल सूट की तैयारी कैसे करनी है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सिविल वाद की तैयारी में जो 7 महत्वपूर्ण चरण हैं, उनमें सबसे पहला चरण जो आता है वो होता है वाद शीर्षक, कॉज टाइटल। दोस्तों, किसी भी मुकदमे में कॉज टाइटल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वाद का शीर्षक मुकदमे की पहचान होता है। इसमें निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले, सक्षम न्यायालय का सही नाम लिखा जाना। दूसरा, वादी और प्रतिवादी का नाम, जिसमें वादी का पूरा नाम, पिता का नाम, उम्र, क्या व्यवसाय करता है, कहाँ रहता है, यदि उसके एक से ज़्यादा पते हैं, जैसे निवास स्थान कहीं है, कार्यालय का पता कहीं है, और यदि आवश्यकता है दोनों पतों के लिखने की तो दोनों पतों को लिखना चाहिए। वैसे ही प्रतिवादी में हम किन किन प्रतिवादियों से सहायता चाहते हैं, किन किन प्रतिवादियों के प्रति सहायता चाहते हैं, विरुद्ध सहायता चाहते हैं, तो उन सभी प्रतिवादियों का पूरा विवरण हमें कॉस्ट टाइटल में लिखना चाहिए। जैसे पिता का नाम, उम्र, व्यवसाय, कहाँ निवास करते हैं, कहाँ व्यवसाय करते हैं आदि जानकारी के साथ। पक्षकारों का सही विवरण और पद का नाम लिखा जाना चाहिए। उसके आधार पर ही संबंध की तामीली उन पर की जाती है। कॉस्ट टाइटल में छोटी त्रुटियां आगे चलकर प्रक्रिया में कई बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। सिविल वाद की तैयारी में अगला जो चरण आता है वो चरण है अधिकारिता, जुरिडिक्शन का। इस प्रकरण आपका जो प्रकरण है वो किस न्यायालय में प्रस्तुत होगा, इस संबंध में हमको क्षेत्राधिकार का निर्धारण करना होता है। न्यायालय के मुख्य रूप से 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं। पहला क्षेत्राधिकार होता है जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है, जो क्षेत्र के अधिकार के आधार पर उसकी अधिकारिता निर्धारित होती है, जिसके संबंध में सीपीसी में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रावधानों के आधार पर हम न्यायालय के क्षेत्र संबंधी अधिकारिता का निर्धारण करते हैं। दूसरा, मूल्य अधिकार, मूल्य के अनुसार अधिकार, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। पेक्यूनरी जुरिडिक्शन एक क्षेत्र वाले अधिकार रखने वाले न्यायालय के अंतर्गत पेक्यूनरी जुरिडिक्शन निर्धारित किया जाता है। एक न्यायालय के पास क्षेत्र संबंधी अधिकार है लेकिन पेक्यूनरी मूल्य के अनुसार उसकी अधिकारिता नहीं है, तो भी प्रकरण ऐसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्षेत्र संबंधी अधिकार सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जबकि मूल्य संबंधी जो अधिकारिता होती है वो क्षेत्र के प्रधान न्यायाधीश द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के दिए गए अधिकारों के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है और एक क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न न्यायाधीशों के मध्य मूल्य के अनुसार उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसे हम कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और उन कार्य के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर प्रधान जिला न्यायाधीश न्यायाधीशों के मध्य प्रकरणों का मूल्य के अनुसार वितरण करते हैं, जिसे हम पेक्यूनरी जुरिडिक्शन कहते हैं। इसके बाद तीसरा अधिकार आता है विशेषाधिकार, जहां पर जिला न्यायाधीश विभिन्न प्रकार के प्रकरणों को विशेष न्यायाधीश के पास भेजते हैं, जिसे उन प्रकरणों का विशेष अधिकार कार्य के वितरण के अनुसार दिया जाता है। जैसे नगर निगम संबंधी, नगर पालिका संबंधी
विवादों को एक निश्चित न्यायालय में भेजा जाता है। तो ऐसे में उस नगर निगम के अंतर्गत या नगर निगम के विरुद्ध जो प्रकरण प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसे में वो प्रकरण उसी पर्टिकुलर न्यायालय में ही प्रस्तुत होंगे। जैसे किसी विशेष न्यायाधीश को उन्होंने किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कोई विशेष अधिकार दे दिया, तो किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जो विवाद होंगे वो पर्टिकुलर उसी कोर्ट में होंगे। तो क्षेत्राधिकार संबंधी अधिकारिता को छोड़कर मूल्य अधिकार संबंधी या विशेष अधिकार संबंधी जो अधिकारिता होती है वो जिला न्यायाधीश या प्रधान न्यायाधीश द्वारा निर्धारित की जाती है। सिविल वाद की तैयारी में अगला जो चरण है वो चरण आता है परिसीमा का। परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों के प्रस्तुत करने के लिए एक परिसीमा काल निर्धारित किया गया है। यदि प्रकरण उस परिसीमा काल के अंतर्गत नहीं आता है तो फिर वो प्रकरण परिसीमा से बाधित होने के कारण प्रचलन योग्य नहीं होता है। इसीलिए किसी भी प्रकरण के लिए परिसीमा का निर्धारण करना बहुत आवश्यक होता है। तो इसके लिए आपको परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकरण के लागू होने की अवधि को ध्यान रखना है। वो अवधि कॉज ऑफ एक्शन, वाद का कारण कब उत्पन्न हुआ तब से शुरू होता है और उसके अनुसार हम परिसीमा निर्धारित करते हैं। वाद को प्रस्तुत करने से पहले, वाद के तैयारी से पहले या वाद को ड्राफ्टिंग करने से पहले आपको ये देख लेना है कि आपका वाद समय सीमा के भीतर है या नहीं, और यदि समय सीमा से बाधित हो रहा है तो परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत जो धाराएं दी गई हैं उनके अंतर्गत हम किन किन धाराओं के अंतर्गत परिसीमा का कम करने का या परिसीमा को बढ़ाने का हम कारण ले सकते हैं, वहाँ से हम उसका लाभ लेना चाहिए। यदि विलंब हुआ है तो कानूनी आधार उपलब्ध है या नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। याद रखें कि परिसीमा समाप्त होने के बाद अच्छे से अच्छा दावा भी अस्वीकार किया जा सकता है, इसलिए परिसीमा का निर्धारण करना बहुत आवश्यक होता है। अब अगला जो चरण है वो चरण है दस्तावेज का। किसी सिविल वाद की तैयारी में आपके पास जो दस्तावेज उपलब्ध हैं या हमें जिस वाद को प्रस्तुत करना है उस वाद के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, उनको सबसे पहले आपको इकट्ठा करना है या उनको उपलब्ध करना है। उसके बाद ही प्रकरण को प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे आप वाद दायर करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज अपन को इकट्ठे करने हैं, जैसे यदि मान लीजिए आपका दावा जो है वो किसी अनुबंध पर आधारित है तो वो अनुबंध आपके पास होना चाहिए। यदि कोई दावा किसी विक्रय विलेख के आधार पर है, कोई विक्रय विलेख को निरस्त करने के लिए है या विक्रय विलेख के आधार पर आपने जो संपत्ति क्रय की है उसके कब्जे के लिए है, तो ऐसा विक्रय विलेख इम्पोर्टेंट दस्तावेज होता है। फिर दोनों पक्षों के बीच में कोई नोटिस या उत्तर का आदान प्रदान हुआ हो तो वो नोटिस, कोई पत्राचार हुआ हो, कोई ईमेल, कोई व्हाट्सएप चैट वगैरह हुई हो, तो ऐसे दस्तावेजों को भी आपको इकट्ठा करना है। यदि इस दौरान किसी प्रकार की कोई राशि का लेन देन हुआ है तो वो उस राशि की प्रदान करने की रसीदें, या कोई समव्यवहार, कोई व्यापार के आधार पर कुछ हुआ है तो उस व्यापार के बिल, बैंक के विवरण, फ़ोटो उपलब्ध हैं तो फ़ोटो, वीडियो, यदि सरकारी अभिलेख की आवश्यकता है तो सरकारी अभिलेख, पहचान के लिए पते और अन्य सहायक चीज़ें जो दस्तावेज के रूप में हम प्रकरण में संलग्न करना चाहते हैं, वो दस्तावेजों की उपलब्धता पहले से तैयार करके रखनी चाहिए। प्रत्येक दस्तावेज की सत्यता और प्रासंगिकता को आवश्यक रूप से जांच लें, क्योंकि प्रकरण प्रस्तुत करने के बाद यदि कोई दस्तावेज गलत पाया जाता है या असत्य पाया जाता है तो ऐसे में वो तथ्य जो है वो हमारे खिलाफ भी उपयोग हो सकता है। तो दस्तावेजों का निर्धारण और दस्तावेजों की उपलब्धता, उनकी प्रासंगिकता और सत्यता, इन सब चीज़ों की जांच प्रकरण के प्रस्तुत करने से पहले अच्छी तरह से जांच लेनी चाहिए। इसी क्रम में अगला जो महत्वपूर्ण चरण है वो चरण है राहत का, रिलीफ। आप जिस व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत कर रहे हैं उस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय से कौन सी राहत चाहते हैं,
इसका भी निर्धारण आपको करना पड़ेगा, क्योंकि रिलीफ या राहत के आधार पर ही वाद का मूल्यांकन होता है और वाद के मूल्यांकन के आधार पर ही आपको न्याय शुल्क अदा करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको इस बात को निर्धारित करना होगा कि आपको प्रतिवादी से या जिसके विरुद्ध आप दावा प्रस्तुत कर रहे हैं उससे आपको कौन कौन सी राहतें चाहिए हैं। जैसे आपने स्वत्व घोषणा के लिए दावा प्रस्तुत किया है कि आप मालिकाना हक अपना घोषित कराना चाहते हैं, तो घोषणा का दावा हो गया। प्रतिवादी आपकी किसी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है या अतिचार कर रहा है, तो उसे आप रोकना चाहते हैं, तो निषेधाज्ञा चाहिए। निषेधाज्ञा दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। फिर एक होती है अनिवार्य निषेधाज्ञा, मैंडेटरी इंजंक्शन। आपने धन की वसूली के लिए दावा प्रस्तुत किया है, तो कितने रुपए का वसूली करना है, उसका कितने % ब्याज था, ब्याज किस तारीख से दे था, किस तारीख तक दे होगा, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। कब्जा, यदि आप कब्जे के लिए दावा लगाते हैं, यदि आपके और किसी प्रतिवादी के बीच किसी अनुबंध हुआ था, उस अनुबंध का परिपालन नहीं हुआ जिससे आपको क्षति हुई, उस क्षति की पूर्ति के लिए, उस हर्जाने के लिए आपने दावा करना है, तो वो देखना पड़ेगा। ब्याज, किसी राशि पर कि ब्याज कितना ब्याज आप मांग रहे हैं। यदि कोई पैसे का लेन देन है और वो नहीं हुआ, तो आपका जो पैसा है यदि बैंक में रखा होता तो ब्याज प्राप्त होता, तो ऐसी स्थिति में ब्याज की मांग आप करना चाहते हैं। और प्रतिवादी के सही समय पर कार्य ना करने या प्रतिवादी के द्वारा विविध क्या नाम है, प्रतिवादी के द्वारा स्थिति उत्पन्न करने के कारण आपको दावा लगाना पड़ा, तो इस कारण आपको जो व्यय उत्पन्न हुआ उसके आप वाद व्यय मांगने के लिए, और ऐसे ही अन्य उपयुक्त राहतें जो आप प्रतिवादी के विरुद्ध न्यायालय से चाहते हैं, इसको आपको पहले से निर्धारित करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप राहतें निर्धारित कर लेंगे, तो जो राहतें आपने चाही हैं उन राहतों के आधार पर आपको वाद का मूल्यांकन करना पड़ेगा, और उस वाद के मूल्यांकन के आधार पर आप न्याय शुल्क अदा करेंगे। तो इसीलिए आपको क्या राहतें चाहिए हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर सिविल वाद की तैयारी में होता है। अब इसी तारतम्य में अगला जो चरण है वो होता है वाद का मूल्यांकन। तो जैसा भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको प्रतिवादी से कौन कौन सी राहतें चाहिए हैं, उन राहतों के आधार पर वाद का मूल्यांकन होता है, और वाद के मूल्यांकन के आधार पर ही आपको न्याय शुल्क अदा करना पड़ता है। तो वाद का मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, इस संबंध में विधि निर्धारित की गई है। विधि ने बताया है कि किस प्रकार से वाद का निर्धारण होगा, उस आधार पर हमको वाद का मूल्यांकन करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी संपत्ति के कब्जे के लिए आप केस लगा रहे हैं, तो वो संपत्ति का मूल्य क्या है उसके आधार पर रखना पड़ेगा। यदि एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड पर आप किसी प्रकार का दावा लगाते हैं, तो उसका जो वो मूल्य होता है, मूल्य नहीं, उसका जो लगान होता है, तो लगान के कुछ गुने के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ऐसे ही प्रकार, जैसे आपने को राशि की वसूली के लिए प्रकरण लगा रहे हैं, तो आपको कितनी राशि वसूल करनी है और जिस तारीख को प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा उस तारीख तक कितना ब्याज हो गया, उस आधार पर वाद का मूल्यांकन होता है, और उसी वाद के मूल्यांकन के आधार पर आपको न्याय शुल्क अदा करना पड़ता है। तो ये कुछ 7 चरण थे जो सिविल प्रकरण की तैयारी में आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं कि उचित न्याय शुल्क क्या है। तो वाद का जो मूल्यांकन होगा उसके हिसाब से न्याय शुल्क अदा करना पड़ेगा। फिर प्रकरण जब तैयार किया जाएगा तो उसमें सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आप बताते हैं कि कौन कौन से तथ्य आपकी व्यक्तिगत जानकारी में हैं, कौन कौन से तथ्य जो हैं वो आपको विधिक जानकारी जो अधिवक्ता से प्राप्त हुई उसके आधार पर आप सही होना बता रहे हैं। जैसे कि वाद का मूल्यांकन कैसे हुआ, ठीक है, क्षेत्राधिकार कैसे निर्धारित किया गया। तो ये तथ्य जो होते हैं वो अधिवक्ता के द्वारा कानूनी प्रक्रिया के होते हैं जो पक्षकार के नॉलेज में नहीं होते हैं। तो ऐसे में उन तथ्यों को विधिक सलाह के आधार पर सत्यापन किया जाता है। फिर एक शपथ पत्र देना होता है
कि भाई आप जो प्रकरण प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें जो तथ्य आप बता रहे हैं, सत्यापन के अतिरिक्त एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। फिर किसी अधिवक्ता के माध्यम से, आप चूंकि प्रकरण आप स्वयं प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, किसी अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उस अधिवक्ता को आपको उसको वकालतनामा देना पड़ेगा। फिर दस्तावेज आपके जो प्रस्तुत किए जाएंगे, उन दस्तावेजों की सूची होगी, गवाहों की सूची होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है पंजीकृत पता। एक पंजीकृत पता प्रकरण के साथ संलग्न करना पड़ता है, जो यह बताता है, जो डिक्लेरेशन होता है कि हम उस पते पर रहते हैं। और यदि आवश्यक होता है तो अंतरिम राहत की प्रार्थनाओं के साथ भी अन्य आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये वो तथ्य हैं जो उपरोक्त 7 तथ्यों के अतिरिक्त आपको ध्यान रखने होते हैं। इस पूरे चर्चा के दौरान यह निष्कर्ष निकल के आता है कि एक सफल सिविल वाद की नींव जो है उसकी मजबूत तैयारी में होती है। यदि कॉज टाइटल, जुरिडिक्शन, लिमिटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट, रिलीफ का सही परीक्षण कर लिया जाए तो मुकदमा न केवल तकनीकी आपत्तियों से बचता है बल्कि न्यायालय के समक्ष अधिक प्रभावशाली भी बनता है। कुशल अधिवक्ता अदालत में नहीं बल्कि मुकदमे की तैयारी में अपनी क्षमता सिद्ध करता है। याद रखिए, मजबूत तैयारी, प्रभावी पैरवी और सटीक ड्राफ्टिंग की ही सफल मुकदमे की पहचान है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने सिविल वाद की तैयारी से संबंधित तथ्यों को समझा। इस एपिसोड के माध्यम से जो जानकारी आप तक पहुंचाई गई है, यदि वो आपको ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले इसी प्रकार ज्ञानवर्धक एपिसोड में। तब तक बने रहें मेरे साथ, मेरे चैनल पे कानून की बात अनुपम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।